दूसरा टॉपिक आता है अपने पास वाहक, यानी इसे वेक्टर के नाम से जानते हैं। वाहक का क्या काम है? तो बेसिकली वेक्टर जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर के जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं उन्हें वेक्टर के रूप में जानते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर यहां पर एक डीएनए पाया जाता है जो सेंट्रल डीएनए यानी कोशिका का खुद का डीएनए होता है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग की तरह गोलाकार संरचना होती है इसकी, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इसी को हम वेक्टर कहते हैं, वाहक की तरह ये काम करता है, इसी को वेक्टर की तरह काम में लिया जाता है। हम ये जानते हैं कि भाई जो डीएनए है अगर मुझे क्या करना है उसके जेरोक्स निकालनी है। जैसे मेरे पास कोई मनवांछित डीएनए है और मैंने क्या किया कि मेरे पास दो तरह की फसल है। एक फसल ये है जिसका उत्पादन क्या है, अच्छा है, ठीक है, उत्पादन तो अच्छा है लेकिन उसके दाने की जो क्वालिटी है जो वह अच्छी नहीं है। और दूसरी फसल मेरे पास ऐसी है जिसके दाने की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन उसका उत्पादन कम है। तो फिर मैं ये चाहता हूं कि भैया मैं दोनों के अच्छे लक्षणों को निकालकर एक नई फसल बना लूं, कि यानी जिसके उत्पादन अच्छा है उसमें से मैं उत्पादन को उठा लूं और दूसरे में जिसके दाने मोटाई में है उनके दानों की क्वालिटी को मैं उठा लूं, उसके उत्पादन से मैं हटा दूं। तो दोनों से जो नई फसल मेरे पास आएगी वो क्या होगी, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा और उसके जो दाने हैं यानी जो बीज है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लक्षण को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की वजह से उस लक्षण को मुझे वहां से काटना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वेक्टर में उसको चिपका कर, यानी इस वेक्टर के अंदर मैं उस लक्षण को डीएनए को चिपका दूंगा इस जगह पर, ठीक है। वह चिपकाया कैसे जाता है वो डिटेल की बात है, आगे हम समझेंगे उस चीज को। तो इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इस टुकड़े को क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ये बाकी का तो किसका, बैक्टीरियल डीएनए रहेगा, बाकी प्लाज्मिड डीएनए, और बाकी का ये जो टुकड़ा है ये अपना मनवांछित टुकड़ा हमने यहाँ पर लगा दिया कि भाई इस टुकड़े में मुझे क्या करना है, इस टुकड़े के मुझे जेरोक्स निकालनी। तो हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, वो एक तरह की जेरोक्स मशीन है। यानी ये डीएनए के टुकड़े की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार कर देती है, बहुत सारे कॉपियां तैयार कर देती है। और जब इन कॉपियों को बहुत सारी तादाद में निकाल लिया जाता है तो फिर ये प्लाज्मिड का काम, वेक्टर का काम यही है कि ये डीएनए की क्या बनाती है, कॉपियां बनाती है, उसकी जेरोक्स के लिए काम आता है। और ये जनरली कौन सा डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड डीएनए होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर ही ये पाया जाता है। इसका काम क्या है कि डीएनए की कॉपियां बनाना। उसके बाद में आ जाता है डीएनए लाइगेज, यानी जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, इसे डीएनए लाइगेज के नाम से जाना जाता है। अब लाइगेज का काम क्या है, जोड़ना। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। तो काटने का काम तो कौन कर रहा है भाई, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम कर रहा है। जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा किसको, तो भैया ये डीएनए को ही जोड़ेगा, क्योंकि हमने काट तो दिया, हमने उसकी जेरोक्स भी बना ली, यानी बहुत सारे टुकड़े उसकी जेरोक्स भी हमारे पास तैयार है, बहुत सारे टुकड़ों की जेरोक्स। अब जैसे मान के चलो डीएनए का ये एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, ठीक है, ऐसे दो टुकड़े हैं या तीन टुकड़े हैं, जो भी कुछ है, अब इनको क्या है, जोड़ा जाएगा। तो कोई ना कोई जरूरी तो है जोड़ने के लिए, ऐसा थोड़ी है फेविक्यूब लगाकर इसको सभी को जोड़ देंगे हम, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो भाई इनको जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम काम आता है जिसे कहा जाता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो डीएनए को ऐसा नहीं है कि हम फेविकोल लगाकर उसको जोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे अगर डीएनए के दो तीन टुकड़े हैं जो काम के टुकड़े हैं, अगर मुझे उन्हें किसी दूसरे डीएनए से अगर जोड़ना पड़े, यानी उनके साथ उसको अटैच करना पड़े, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइगेज एंजाइम की सहायता लेनी पड़ेगी। और लाइगेज एंजाइम का मुख्य काम ये होता है कि डीएनए के टुकड़ों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। ये डीएनए के टुकड़ों को जोड़ देता है जिससे एक संपूर्ण डीएनए का निर्माण हो जाता है। यानी दो टुकड़े हैं उनको आपस में क्या कर दिया, उसने जोड़ दिया।
तो ये जोड़ने का जो काम है ये लाइगेज एंजाइम का है। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के विभिन्न खंडों को यानी टुकड़ों को, यानी जेरोक्स बनने के बाद या फिर रेप्लिकेशन के बाद में जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जो टुकड़े बन जाते हैं, उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। कभी कभार डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो जाता है कि कोई त्रुटि रह जाती है, जिस वजह से डीएनए को उस जगह से काटना पड़ता है, तो फिर वहां पर वापस रिपेयरिंग की जाती है और रिपेयरिंग करने के बाद में जो जगह बच जाती है वहां पर फिर डीएनए, फिर लाइगेज आता है और लाइगेज आकर उन टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक लंबाई में डीएनए का निर्माण हो जाता है। अगर मान के चलो वो टूटा हुआ खंड रहेगा तो फिर वह एक साथ लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा। इसी कारण से जो टूटे हुए खंड है उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। तो ये डीएनए लाइगेज का कार्य है। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, इसकी डिटेल फिर आपको डिटेल से अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर पॉलीमरेज का क्या काम है, अब समझते हैं पॉलीमरेज क्या होते हैं। तो भैया जो पॉलीमरेज होते हैं, ये जनरली जो पॉलीमरेज होते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। यानी जब पुराने डीएनए से जब नए डीएनए का क्या करना हो, हमें निर्माण करना हो, जैसे 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर मुझे क्या करना है, पुराने डीएनए से अगर नए डीएनए का मुझे क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे ये मेरे पास कोई डीएनए है, ये पुराना डीएनए है, अब मुझे क्या करना है, नए डीएनए का निर्माण करना है। मुझे तो नहीं करना, लेकिन कोशिका को करना है। कोशिका को क्यों करना है, क्योंकि भैया बिना डीएनए रेप्लिकेशन के सेल डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं, यानी कोशिका विभाजन हो ही नहीं सकता। अगर कोशिका विभाजन करने की कोशिश करेगी, जैसे कोशिका है इसको विभाजन करना है, तो ऐसा थोड़ी यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगी। भैया ये अपने जीव द्रव्य में, दूसरी बात है अपने डीएनए मटेरियल में भी तो क्या करेगी, बदलाव करेगी, यानी कहीं ना कहीं नए डीएनए का निर्माण करेगी, तभी तो नई कोशिकाओं में डीएनए जाएगा। इसी में से अगर इसी को आधा तोड़ दिया जाएगा तो भैया लक्षणों में क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर डीएनए सामने वाली कोशिका में जाएगा तभी तो वहां पर लक्षण प्रकट करेगा। अगर इतना लंबा डीएनए और इसको बीच में से तोड़ दिया जाए तो ये तो आधा हो जाएगा। आधा होते इसके लक्षण भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, और आधे होने के बाद में वो लक्षण पूरी तरह से वहां पर प्रकट नहीं कर सकता। इसी कारण से भैया डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मुख्य जो जिम्मेदार है वो है पॉलीमरेज। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भैया ये एक तरह के डीएनए के वर्कर होते हैं। ये लगातार डीएनए के पुराने डीएनए से नए डीएनए को बनाने का काम करते हैं और साथ में उसको रिपेयर करने का काम भी करते हैं। अब इस जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज फोर्थ और पॉलीमरेज फिफ्थ, ठीक है। यानी 5 प्रकार के होते हैं। बहुत सारी किताबों में इनको 3 प्रकार से भी पढ़ाया जाता है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली ये 5 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ाने के लिए इनको छोटे क्लासों के अंदर पढ़ा दिया जाता है कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। और भाई ये भी याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पॉलीमरेज अलग होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के पॉलीमरेज अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है वह सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हमेशा सर्कुलर मिलता है। इस कारण से इसके पॉलीमरेज भी अलग होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वह लीनियर फॉर्म में होता है, यानी लंबवत अवस्था में होता है। इस कारण से इसके कारण ये क्या होता है, जिसके पॉलीमरेज होते हैं वो अलग होते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, साई, इस तरह के पॉलीमरेज होते हैं। ये पॉलीमरेज फर्स्ट से, ठीक है। तो इनमें पॉलीमरेज अलग होते हैं और इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉलीमरेज अलग होते हैं। उसकी डिटेल में आगे बता दूंगा आपको कैसे होते हैं। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं पॉलीमरेज की। तो यहाँ पर सभी पॉलीमरेज की जो रेप्लिकेशन स्पीड है वो 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड होती है, लेकिन इतनी कम स्पीड में आप रेप्लिकेशन अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक कोशिका के निर्माण में ही बहुत सारा समय लग जाएगा।
तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज थर्ड है इसके पास एक्स्ट्रा सब यूनिट होने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। बाकी सभी पॉलीमरेजों से पॉलीमरेज थर्ड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण से इसको मुख्य रेप्लिकेशन पॉलीमरेज भी कहा जाता है कि ये पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता है बाकी सभी से। तो ये क्या करते हैं, पॉलीमरेज क्या करते हैं कि पुराने डीएनए पर जाकर क्या होते हैं, इनको इसके डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग करके यहाँ पर हेलिक्स आते हैं और हेलिक्स इसको लगातार अनवाइंड करते हैं। यहाँ पर प्राइमर अटैच होते हैं दोनों जगह पर, और प्राइमर के जरिए फिर ये पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच होकर एक और नए संरचना का निर्माण करते हैं। यानी पॉलीमरेज के बारे में मैं डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा भाई रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, पॉलीमरेज उसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं। बस बेसिक चीज मैं आपको ये बताने वाला हूँ यहाँ पर कि भाई जो पॉलीमरेज होते हैं वही क्या करते हैं, पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करते हैं। और उस डीएनए को अगर पुराना डीएनए अगर कहीं से उसमें त्रुटि आ जाती है या फिर उसमें कहीं पर कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का, उसकी मिसमैचिंग सही करने का, ठीक है, उसकी त्रुटियां दूर करने का काम भी कौन करते हैं भाई, पॉलीमरेज ही करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अलग होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज भी अलग होते हैं। तो आरएनए के लिए अलग पॉलीमरेज काम करते हैं और डीएनए के लिए अलग पॉलीमरेज काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए अलग पॉलीमरेज है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए अलग पॉलीमरेज है। तो पॉलीमरेज की डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जरूर दूंगा।